हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं तीन कंपनीज का और उनका साथ में कंपैरिजन भी करेंगे, जो कि तीन रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। राइट, तो उन तीनों का कंपैरिजन करेंगे डिटेल में 5G फ्रेमवर्क पे। कौन कौन सी कंपनीज हैं? क्रिसिल, ICRA, इकरा और केयर रेटिंग्स। ये तीन कंपनीज हैं जिसका हम एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सारा डेटा जो है वो ऑलमोस्ट 20 अप्रैल 2021 के हिसाब से है। राइट, और आपको कोई क्वेश्चन है अगर इन कंपनीज पे आफ्टर द वीडियो, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने वीडियो को। तो फर्स्ट पार्ट में हम कंपनीज तीनों को कंपेयर करेंगे कंपनी लेवल पे, फिर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट रेटिंग जो इंडस्ट्री है। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है ये, और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि क्रेडिट ग्रोथ वगैरह कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इस इंडस्ट्री में। तो ये सेक्शन थोड़ा बड़ा होगा और काफ़ी डिटेल्ड होगा। ठीक है, और थर्ड फिर कंपनी के गवर्नेंस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद दीज थ्री कंपनीज, एंड वी विल नो कि क्या चक्कर है गवर्नेंस का इन कंपनीज में। और फिर सेकंड पार्ट में हम फिनेंशियल्स और वैल्यूएशंस दोनों कंपनीज का कंपेयर करेंगे, और यू कैन डिसाइड कि अगर आपको ये कंपनी बाय करनी है, इन तीनों में से कोई भी बाय करना है, तो फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बेसिस पे, अगर आप तीनों फर्स्ट थ्री फैक्टर्स पे कन्विंस्ड हैं, तो फिर वहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के हिसाब से। फर्स्ट तो क्रिसिल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दे आर द बिगेस्ट प्लेयर इन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, और काफी पुरानी कंपनी भी है, 1987 में वाज दे एक्चुअली वाज स्टार्टेड। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ICICI UTI ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ SBI, LIC एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो मतलब एक तरह से ICICI को छोड़ दे तो एक सब PSU लेवल कंपनीज ने इसको स्टार्ट किया था, एक रेटिंग एजेंसीज को। राइट, लेकिन 2005 में क्या हुआ कि S&P, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, राइट, उन्होंने इसमें मेजॉरिटी शेयर ले लिया इस कंपनी में, और वो अब इसकी सब्सिडरी की तरह दे वो क्रिसिल को। ठीक है, और ये जो कंपनी है ना, दे डू लॉट ऑफ वर्क इन रिसर्च एंड एडवाइजरी बिजनेस एज वेल, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि क्या क्या करते हैं वो अपार्ट फ्रॉम द रेटिंग सर्विसेज। बार बार मैं रेटिंग सर्विसेज कर रहा हूँ। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता देता हूँ रेटिंग सर्विसेज होता क्या। तो बेसिकली क्या है कि ये एक रेगुलेटरी थिंग है कि जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कोई कंपनी इशू करती है, राइट, बॉन्ड्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो उनको रेटिंग करवानी पड़ती है कि वो क्या कितने सेफ हैं वो बॉन्ड। तो एक तरह से एक आपने देखा भी होगा, अगर डेट फंड्स हैं, राइट, वो भी अलग अलग AAA, A1+, AA, BBB, ये सब रेटिंग्स की बात होती रहती है, राइट, बहुत। तो ये क्या है ना, ये रेटिंग्स हैं, अलग अलग एक रेटिंग लेवल्स हैं, जो ये कंपनीज क्रिसिल, केयर एंड इकरा, दे गिव टू ऑल द प्लेयर्स जिनका नया डेट इशू हुआ है। तो अब सपोज ICICI सामने दिख रहा है मुझे, तो ICICI ने सपोज कोई डेट मार्केट से उठाया, राइट, तो उस डेट के लिए दे विल हैव टू गो टू फर्स्ट क्रिसिल, केयर और इकरा, एंड देयर आर मोर। उनमें से किसी एक के पास जाना पड़ेगा, उनकी रेटिंग लेनी पड़ेगी कि भाई आप बताओ ये कितना रेटेड पेपर है। तो वो उसके ऊपर काफी सारा डेटा मांगेंगे उस कंपनी से, ICICI से, और फिर उसके बेसिस पे दे विल डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस एज वेल, एंड उसके बेसिस पे दे विल प्रोवाइड द रेटिंग टू दैट particular bond which the ICICI is planning to issue for that particular time period as well। ठीक है, तो इस तरह से ये रेटिंग्स चलती हैं। तो दे आर सपोज टू बी वेरी अनबायस्ड एंड ट्रांसपेरेंट लाइक अस। ठीक है, तो दे आर सपोज टू बी लाइक दैट। ठीक है, तो ये है कि भाई आपने एक इंडिपेंडेंटली एक एजेंसीज हैं, जैसे आपको पता है कि अब जैसे डिलॉयट, PwC वगैरह जो ये कंपनीज हैं, राइट, दे आर ऑडिटर्स। तो ये इनका भी ये मतलब नॉट दे डोंट रेट इट, बट उनका भी एक सिमिलर रोल है, राइट। तो आपको पता है कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल्स लेके आती है, क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं, तो वो ऑडिट करवाना पड़ता है उनको, राइट, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है वो। तो ये काफी सारी जो बड़ी बिग फोर्स बोलते हैं जो, तो वो ऑडिट करवाते हैं। तो वो भी एक अनबायस्ड, एक ट्रांसपेरेंट एक थॉट प्रोसेस रहता है कि ये अनबायस्ड कंपनीज हैं और इनके प्रोसेसेस हैं, इनको सब पता है इन सब प्रोसेस के बारे में। तो ये फाइंड आउट कर सकती हैं कुछ इशू है क्या कंपनी में, और इसके हिसाब से वो एक ऑडिट रिजल्ट दे सकती है ऑडिट कंपनीज, और ये रेटिंग एजेंसी उसके हिसाब से रेटिंग देती है, राइट। तो ये एक हेल्प करता है एक इन्वेस्टर को टू आइडेंटिफाई कि यार ये बॉन्ड अच्छा है या नहीं है। अगर AAA रेटेड है मतलब बेस्ट सेफेस्ट बॉन्ड है वो, राइट। अगर AA है थोड़ा कम, A है तो और कम,
फिर बी है, डबल बी है, फिर ट्रिपल बी है, फिर उसमें से ए माइनस, ए प्लस, बी माइनस, बी प्लस, ऐसा भी चलता है। तो ऐसा काफी सारा एक लंबा रेटिंग का इनका थॉट प्रोसेस रहता है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग और लॉन्ग टर्म डेट का रेटिंग के भी स्केल्स अलग अलग होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये कंपनीज रेटिंग करती हैं। तो अगर ट्रिपल ए रेटेड पेपर है तो आपको एक थोड़ा सा ये है कि यार ठीक है, कोई बड़ी कंपनी लाइक क्रिसिल, इकरा और केयर, इन बड़ी कंपनीज ने इसका ड्यू डिलीजेंस किया है, चेक किया है, राइट, और उनको लगता है काफी सेफ है ये बॉन्ड, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो उसके हिसाब से ही, फिर रेटिंग के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट भी कंपनीज डिसाइड करती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हैं, राइट, तो इसका मतलब मोस्टली रेटिंग कम होती है, क्योंकि रेटिंग अगर कम होगी तो उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कोई वैसे तो लेगा नहीं। अगर कोई, मैं कहूंगा कि आपको एक बी रेटेड पेपर आपको दे रहा हूं, तो आप तो नहीं लोगे ना, आप कहोगे यार क्यों रिस्क लूं मैं। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि यार वो 14% रिटर्न दे रहा है, फिर आप कहोगे ठीक है, देखते हैं, ले सकते हैं, राइट। तो वो फिर एक रिस्क रिटर्न प्रोफाइल का एक थॉट प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए ट्रिपल रेटेड पेपर जो होते हैं मोस्टली उनके इंटरेस्ट रेट्स काफी कम होते हैं, और जैसे जैसे रेटिंग कम होती रहती है उसका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से रेटिंग एजेंसीज का वर्क होता है। तो बिफोर आई स्टार्ट मेरे को लगा कि एक समझा देता हूं मैं, राइट। तो ये काम करते हैं ये तीनों कंपनीज। तो अब क्रिसिल जो है, अपार्ट फ्रॉम द रेटिंग सर्विसेज, इनका काफी बड़ा जो है ना रिसर्च और एडवाइजरी बिजनेस भी है, ठीक है। रेटिंग एक्चुअली इनका छोटा बिजनेस है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको मैं बताता हूँ आगे। इकरा भी काफी पुरानी कंपनी है, 1991 में स्टार्ट हुई थी। ये मूडीज जो वर्ल्ड का नंबर 2 रेटिंग एजेंसी है, एस&पी जिसने क्रिसिल को एक्वायर किया, राइट, और मूडीज जो है वो वर्ल्ड का नंबर 2 है, ठीक है। तो उसका जेवी था इकरा का, बैंक्स के साथ और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बाद। अभी उनका मेजोरिटी स्टेक है इकरा में, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड वैसे जो रेटिंग वॉल्यूम है वो केयर का ज्यादा है। वो भी बात करेंगे उसके बारे में कि वो कैसे चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो केयर है, ये थर्ड टाइप की रेटिंग एजेंसी है। दे आर 1 2 3, दे आर द टॉप 3 कंपनीज इन रेटिंग इन इंडिया। ये दे आल्सो स्टार्टेड इन 1993। करंटली दे डोंट हैव एनी प्रमोटर्स। LIC और क्रिसिल, दे इनके सबसे बड़े, क्रिसिल इज देयर बिगेस्ट स्टेक होल्डर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्रिसिल ने इनके 9% स्टेक केयर में भी लिया हुआ है। क्रिसिल एक खुद भी रेटिंग एजेंसी है और केयर में भी उनका एक स्टेक है, और उसमें भी लिमिटेशन है उनको, तो दे कैन नॉट टेक अ मेजॉरिटी स्टेक इन दिस, क्योंकि वो RBI का और सेबी के रूल्स उस हिसाब से हैं। केयर इज करंटली द थर्ड लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी बाय मार्केट कैप और सेकंड लार्जेस्ट बाय रेटिंग टर्नओवर, ठीक है। तो ये 1 2 3 है, ठीक है, 3 बिगेस्ट कंपनीज हैं। रेटिंग मोस्टली जो आपको दिखेंगी इन 3 कंपनीज के ही ये कंपनीज रेट करती हैं मोस्टली, आपके जितने भी बॉन्ड्स हैं और कंपनीज हैं, ठीक है। अब इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं कि तीनों करते क्या क्या है। अब जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है कि रेटिंग, अब देखो रेवेन्यू क्रिसिल का 2015 और 2020 का नंबर्स है, तो 32% ही रेवेन्यू क्रिसिल का रेटिंग से आता है। अच्छा, रेटिंग से रेवेन्यू कैसे आता है? रेटिंग से रेवेन्यू ऐसे आता है कि आप जब रेट करते हो किसी कंपनी को तो उसको पैसा भी देना पड़ता है ठीक है। तो मतलब ये है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप मुझे रेट करो ठीक। तो ये एक चीजें काफी इसके ऊपर डिस्कशन होता रहता है कि ये क्या चीज है कि आप ही पैसे दे रहे हो और मुझे ही रेट करना है। तो वो चीजें थोड़ा सा है, और इसके ऊपर ग्लोबली काफी डिस्कशन होता है, लेकिन ऐसा ही चलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स कि रेटिंग, क्योंकि बाय रेगुलेटरी, बाय लॉ आपको रेट, अगर बॉन्ड लेके आना है आपको रेट कराना ही है, तो आपको एजेंसी इन 3 या 4 और भी 2 3 और हैं, तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव एज अ कंपनी, जैसे ICICI बैंक मैंने बोला, तो एज अ कंपनी मुझे जाके वो इन कंपनी के पास जाके और रेट कराना ही है। इनके कॉस्ट हैं तो उसके हिसाब से मेरे को कॉस्ट लेनी ही है, ठीक है। तो ये रेटिंग, इसका 32% रेवेन्यू जो आता है क्रिसिल का, वो रेटिंग से आता है, और 60% रेवेन्यू करंटली उसका रेवेन्यू आता है रिसर्च से, ठीक है, और 8% उसका एडवाइजरी, कंसल्टिंग एडवाइजरी का आता है। तो ये रिसर्च क्या क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम करते हैं, रिपोर्ट्स हैं, इनके इंडिसेस हैं, स्पेशली डेट हाइब्रिड इंडिसेस बहुत ज्यादा हैं, वो भी ये दे सेल, तो काफी सारा वर्क करते हैं ये। तो वी विल टॉक अबाउट इट। इकरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, देयर मेजर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रेटिंग, ठीक है, रिसर्च भी है थोड़ा बहुत, और बाकी 26% आउटसोर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो कि रिसर्च वगैरह टाइप का काम है, और 8% जो है वो कंसल्टिंग से आता है। केयर जो ऑन द अदर हैंड, देयर मेजर फोकस इज हैज ऑलवेज बीन रेटिंग सर्विसेज, बट रिसेंटली they have also started working in the
लिटिल एडवाइजरी एंड रिसर्च स्पेस एज वेल, तो वहां से भी 2% रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। ये कुछ 1-2 साल से इन्होंने इस पे फोकस करना शुरू किया, एक अलग से सब्सिडरी सेटअप करी है इसकी। ठीक है, तो ये 3 कंपनीज अगर आप देखेंगे ना तो काफी डिफरेंट है अपने उसके हिसाब से। क्रिसिल जो है, बट इन तीनों का रेवेन्यू भी अगर 32% है ना, ऐसा लग रहा है कि सेम रेवेन्यू है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। क्रिसिल इज एक्चुअली 6 टाइम्स ऑलमोस्ट मोर देन इकरा और केयर, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सेल्स वाइज, और अगर प्रॉफिट वाइज देखें तो दोनों काफी बराबर टाइप है, राइट। और क्रिसिल जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स है इससे, तो काफी बड़ी कंपनी है। तो 32% ऑफ क्रिसिल्स रेवेन्यू इज एक्चुअली मच बिगर देन 100% ऑफ केयर रेवेन्यू। ठीक है, तो वो भी है, आप ध्यान रखिए। तो अगर हम क्रिसिल के बारे में जैसे जैसे बात करें तो 33,000 लार्ज और मिड स्केल कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन्होंने रेट किए हैं। 1,50,000 से ज्यादा एमएसएमईज जो कि उनको भी क्रेडिट चाहिए, इवन एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट चाहिए तो उनको भी जाके यहाँ से रेटिंग करवानी पड़ती है। क्रिसिल का रिसर्च जो है, जब उनका मेजरली रेवेन्यू जहाँ से आता है, राइट, तो वो इंडस्ट्री रिसर्च, इकोनॉमी रिसर्च, राइट, तो काफी सारी कंपनीज को ये रिसर्च देते हैं, हेज फंड्स को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, राइट। रिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं इनके काफी सारे जहां पर ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास काफी डेटा है। अब देखो 33,000 कंपनीज को रेट वगैरह करते हैं सब चीजें, तो डेटा इनके पास नॉलेज बहुत है उस कंपनीज के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, right? So with use of that, they have created a lot of reports, they have created a lot of debt and hybrid indices, right? और काफी सारे इन्होंने, मैंने बोला जैसे रिपोर्ट रिसर्च वगैरह करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं काफी सारी कंपनीज को, राइट। इस जगह पे दे कॉम्पीट विद बिगीज लाइक मैकेंजी, पीडब्ल्यूसी, एमएससीआई, मॉर्गन स्टैनले, राइट। इस टाइप के कंपनीज के साथ रिसर्च में या एडवाइजरी स्पेस में दे क्या basically compete with those folks in this, right? Crystal Coalition is a leading business intelligence provider, और फिर इनका obviously they have a lot of tools, business intelligence tools वगैरह हैं जो कि hedge fund managers और mutual fund managers और insurance जो companies हैं उनको help करता है, right? तो काफी सारे analytical tools वगैरह पे भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस ना, क्रिसिल ने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। और इंडिया में ही नहीं, दे हैव मतलब मेंटेन ओवर 96 स्टैंडर्ड इंडिसेस इन इंडिया एंड 13 इन श्रीलंका, राइट। और काफी सारे छोटे छोटे कंट्रीज में भी दे हैव गॉन एंड डू द दीज थिंग्स, रिसर्च वगैरह वहां पर भी देते हैं, वहां पर भी इंडिसेस बनाते हैं। तो काफी ये एक मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अगर हम रेटिंग एजेंसी जैसे बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम 3 रेटिंग एजेंसीज की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि क्रिसिल जो है एक्चुअली दे आर मोर ऑफ ए रिसर्च फर्म, राइट। अगर हम इसको साथ क्रिसिल को कंपेयर करें अभी, तो वी शुड कंपेयर देम विद मे बी मैकेंजी, राइट, मे बी डेलॉयट, राइट। तो जो मेजरली रिसर्च वगैरह करते हैं, या फिर पीडब्ल्यूसी, ये सब बहुत रिसर्च बड़ा, इनका आर्म बहुत बड़ा है अपार्ट फ्रॉम द ऑडिट जो वो करते हैं। इकरा जो है वो भी इकरा भी ऑब्वियसली रेटिंग्स तो करते ही हैं, राइट। दे आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इंस्टीट्यूशनल्स एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वगैरह भी ये कंपनीज बहुत करती है, राइट। तो अभी जैसे रिलायंस है, अभी वो क्रूड ऑयल में है या कुछ है, तो उनको अगर हमें कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है ऑन वेरियस फैक्टर्स, तो बिकॉज दीज कंपनीज हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव द इंफॉर्मेशन विच इज वेरी, आई शुड से कि जो नहीं बतानी है वो नहीं बताएंगे, बट नॉलेज तो इनके पास बहुत हो जाता है, राइट, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस भी करेंगे, देखेंगे भी, सब चीजें करेंगे। तो वो सारा इंफॉर्मेशन और वो सारा एनालिसिस, वो जो ज्यादा जो इनका नॉलेज है, वो ये कंपनीज को सेल भी करते हैं विद वेरियस वेज, राइट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा काम है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्क ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, AAA रेटेड वगैरह रेट करके, तो रिस्क ही आइडेंटिफाई करने का काम है इनका। तो अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम ही है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक कंपनी हो, आपको लगता है मेरे को मेरा सॉरी आप एक अगर फंड मैनेजर हो, तो मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ भाई, इस ये डेट को बाय कर रहा हूँ या इक्विटी बाय कर रहा हूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें, ये कंपनीज जो है क्रिसिल, इकरा वगैरह, ये सब चीजें आपको काफी हेल्प करती हैं विद देयर टूल्स एंड एवरीथिंग, देयर प्रोसेसेस, कि यार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना रिस्क उठा रहा हूँ बाय बाइंग दीज बॉन्ड्स और बाय बाइंग दीज इक्विटीज, राइट। तो ऑब्वियस नॉलेज सर्विसेज, राइट, एंड मार्केट डेटा। और
अगर इनका पूरा सर्विस सेक्टर जो मैंने इनकी वेबसाइट से लिया, राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम है, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, ऑपरेशनल रिस्क, और फिर रिस्क भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्रेडिट रिस्क अलग एक टाइप का रिस्क है जो मेजरली ये करते हैं, बट ऑपरेशनल रिस्क भी है, राइट। तो बहुत सारे टाइप, इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो बहुत सारे टाइप के रिस्क हैं जो ये मैनेज, मतलब उसमें हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री रिस्क कोर्स, रेड फ्लैग रिपोर्ट्स, मार्केट डेटा वगैरह, जो इंडिसेस वगैरह इनके भी हैं, रेटिंग ट्रैकर, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एनालिटिक्स, राइट, कंसल्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजरी डेवलपमेंट, तो नॉलेज सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में ऑफ कोर्स दे हेल्प, राइट, ऑटोमेटेड डेटा मैनेजमेंट में, रिसर्च में, फिर आईटी सर्विसेज, तो इसमें भी काफी एक्सपर्ट होते हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह में, बिकॉज जब आपको रेटिंग करनी है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो आप एक्सपर्ट होना ही चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें, इनकी जो रेटिंग सर्विसेज से जो इनको नॉलेज मिला है, जो इनको हेल्प मिली है, वो सब चीजें ये अलग तरह से उसको रिसर्च में, उसको एडवाइजरी में दे ट्राई टू सेल दोस थिंग्स। केयर जो है वो मैंने जैसे बताया था आपको कि मेजरली रेटिंग में ही काम करता है, ठीक है। दे हैव जस्ट रिसेंटली, एक्चुअली 2 साल पहले ही दे हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द एडवाइजरी ऑन रिसर्च स्पेस एज वेल, राइट। तो रेटिंग में काफी बड़े प्लेयर हैं, सेकंड है बाय रेटिंग वॉल्यूम, एंड बट दे आर लूजिंग मार्केट शेयर, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस क्या है, काफी सिमिलर है। प्रोसेस इज इनिशिएटेड फॉर्मल रिक्वेस्ट और मैंडेट फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव इशूअर। अभी मेरे को कॉर्पोरेट बॉन्ड लेके आना है मार्केट में, डिबेंचर लेके आना है, सपोज मैं कंपनी हूँ, तो मैं एक प्रोसेस फॉर्मल रिक्वेस्ट डालूंगी एज अ कंपनी। रेटिंग ए टीम इज असाइंड एंड इशूअर इज प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वो बताएंगे कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, तो आई विल गिव दैट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्लांट विजिट्स करते हैं ये। रेटिंग एजेंसी देन कंसिडर ऑल रेलेवेंट फैक्टर दैट हैव ए बियरिंग ऑन फ्यूचर कैश जनरेशन, राइट। दीज फैक्टर्स इंक्लूड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऑब्वियसली ये सारी चीजें देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मुझे वो रेटिंग देते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, बट मैं उनको पैसे दे रहा हूँ इस चीज करने के लिए, मेरे को रेट करने के लिए, तो वो चीज आप समझिए। प्रोडक्ट्स दोनों ने लॉन्च करते रहते हैं, स्पेशली काफी सारे टूल्स, राइट, क्लाइंट सेंट्रिक डेटा प्लेटफॉर्म्स, राइट, इंडिपेंडेंट क्रेडिट वैल्यूएशन, आइकरा ने किया है, सेवरल कंटेम्परेरी क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म विद एनहांस्ड एनालिटिक प्रोफेशन, तो ये इस टाइप के चीजें जो हैं ये दोनों कंपनीज करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो क्रिसिल की वेबसाइट से मिली मुझे, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे अभी मेजर क्या होता है ना, रेटिंग करने का रिस्क क्या है इनको, कि मैंने आपको ट्रिपल ए रेटेड दे दिया और उसके बाद पता चला कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर क्या होगा, राइट। तो ये सब चीजें रिस्क इनको रहता है। वैसे आज सच इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर मैंने इन्होंने मतलब क्रिसिल ने किसी कंपनी को रेट किया और वो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है उस चीज में कि अरे भाई आपने कैसे गलत रेटिंग कर दिया आपके कैनाल। इन्होंने कहा कि यार मैंने तो एनालिसिस किया था, मैंने तो सब चीजें चेक की थी, मुझे नहीं मिली कुछ इशू। बाद में इन्होंने छुपाया मुझसे, या मुझे कुछ ऐसा पता चला बाद में कि कुछ इशू है जो पता नहीं चला मुझे पहले। तो इस तरह से ये सब चीजें भी इनका इनका जो रिस्क है वो सब चीजें यहाँ पर आती है। क्रिसिल एज ए कंपनी अगर आप देखोगे तो शार्प रेटिंग एक्शंस क्या होते हैं कि मैंने अभी ट्रिपल ए रेट पे कर दिया, मुझे पता चला एकदम से अरे यार ये तो कुछ फ्रॉड है, यहाँ पे तो पंगा है कुछ, राइट। और एक ही दिन में मतलब मैंने ट्रिपल ए से सीधा डबल बी कर दिया या ट्रिपल बी कर दिया या जंक कर दिया उसको, बॉन्ड को, एक ही दिन में। तो ये तीन मतलब ग्रेटर देन 3 नॉचेस, अगर 3 से ज्यादा मैं एकदम उसको गिराता हूं तो वो शार्प रेटिंग एक्शंस हैं, राइट। तो कितना परसेंट इन्होंने किया है, 0%। इन्होंने आज तक कभी 3 से ज्यादा रेटिंग नहीं गिराया है, जबकि एवरेज जो मार्केट में है 7%। ऐसे केसेस हैं 7%, ठीक है, जिसमें इतना ज्यादा रेटिंग एक ही दिन में चेंज हुआ है। और वैसा होना नहीं चाहिए ना भाई, ठीक है। ट्रिपल ए से डबल ए यू कैन अंडरस्टैंड कि यार ठीक है थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, मुझे वो छोटा रिस्क नहीं दिखा तो मैंने उसको डबल ए दे दिया, एंड देन थोड़ा सा मैंने गिरा दिया उसको, फिर और कुछ गड़बड़ मिली मुझे तो मैंने ए गिर दिया। तो थोड़ी टाइम चीजें आप अगर रेटिंग गिरा रहे हो या बढ़ा रहे हो, दोनों चीजें, तो देन इट इज फाइन। then it means you are just reviewing things and then you got to know some other thing and then accordingly you have changed, right। but अगर आप एक ही दिन में 3 रेटिंग 4 रेटिंग गिरा रहे हो तो देन इट मींस कि समवन हैज ईदर नॉट गिवन यू हैव नॉट डन योर वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है, या फिर उन्होंने अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं है और उन्होंने आपको अच्छे से मतलब बेवकूफ बनाया है एक तरह से। तो वो आज तक क्रिसिल ने बोला है कि उनके साथ कभी नहीं हुआ है।
दोनों के, बाकी दोनों के साथ हुआ है वो मैं बताऊंगा आपको, राइट। सस्टेन्ड लोवेस्ट डिफॉल्ट रेट्स इन द इंडस्ट्री, तो इनके जो डिफॉल्ट रेट्स हैं कि क्रिसिल ने अगर ट्रिपल ए रेटेड पेपर दिया है तो कितना डिफॉल्ट हुआ, 0%, आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ अगर इन्होंने ट्रिपल ए दिया है। इंडस्ट्री एवरेज 0.5% है, उन्होंने बाकी एवरेज में ट्रिपल ए देने के बाद भी डिफॉल्ट हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बाद में, स्पेशली बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए, कि कहते हैं ना ट्रिपल ए रेटेड पेपर है टेंशन नहीं, यार ट्रिपल ए रेटेड पेपर ले लिया, ट्रिपल ए रेटेड भी 0.5% डिफॉल्ट हो सकता है, मतलब आपको प्रिंसिपल भी वापस नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट की तो छोड़ दो, 100 रुपीज डाले हैं 0, ठीक है। और डबल ए रेटेड पेपर 0.1% इनका डिफॉल्ट हुआ है, राइट। तो 1000 में से एक केस इनका डिफॉल्ट हुआ है, और इंडस्ट्री एवरेज जो है 0.3 है, तो 1000 में से 3 केसेस इंडस्ट्री एवरेज है। ए अगर इन्होंने रेट दिया है तो 0.1 फिर से 1000 में से 1 है, और इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 1000 में से 8 केसेस ऐसे हैं कि उन्होंने ए रेट किया और डिफॉल्ट कर दिया पेपर। ट्रिपल बी इनका 0.6% है, तो ट्रिपल बी तो ऑब्वियसली मतलब एक खराब रेटिंग ऑलरेडी है, राइट। और इनका जो है इंडस्ट्री एवरेज 1.7 है, तो मतलब 1000 में से 17 केसेस ऐसे हैं इंडस्ट्री में से कि जिन्होंने ट्रिपल बी रेटेड दिया उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। ट्रिपल बी इज नॉट ए जंक स्टेटस, ठीक है, जंक स्टेटस ट्रिपल बी माइनस होता है मेरे को लगता है, या डी होता है, ठीक है। तो 0.6 तो इस तरह से है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट स्टेबिलिटी रेट्स, तो ये तो आप चीजें समझ रहे हैं, राइट, कि ये सारी चीजें जो हैं नंबर जो क्रिसिल ने खुद ही दिए हैं, इससे पता चलता है कि क्रिसिल जो है उनकी रेटिंग्स वगैरह और उनके सब चीजें जो हैं वो इंडस्ट्री से दे आर बेटर, ठीक है, देयर रिजल्ट्स आर बेटर, दे डू बेटर एनालिसिस, दे डू बेटर रिसर्च, और मे बी दे आर मोर अनबायस्ड आई वुड से, राइट। ज्यादा पैसा लेके गलत रेटिंग नहीं देते, ठीक है। तो केयर के जो नंबर अगर हम देखें तो उनके आप देखेंगे तो ये देखिए नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रेट इन्होंने बढ़ाए 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 और फिर कम होने लग गए, और 5 बहुत ज्यादा कम रेट किया है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को। वॉल्यूम ऑफ डेट रेटेड वो भी गिरा, उसका रीजन हम बात करेंगे क्यों हुआ ऐसे, ठीक है। डिजिटल एडवांसमेंट्स वगैरह हुए, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर डिजिटलाइजेशन, और ये तो ठीक है, मतलब डिजिटल एडवांसमेंट जो है कंपनीज करती रहती है। तो केयर का अगर मैं बताता हूँ, केयर का और इकरा का दोनों का ऐसा केसेस है बेसिकली कि आईएलएनएफएस क्राइसिस की बात सुनिए ना, हम उसके बारे में ना इंडस्ट्री में डिटेल में बात करूंगा थोड़ा, बट आईएलएनएफएस क्राइसिस जो हुआ, आईएलएनएफएस का क्या इशू था, आईएलएनएफएस एक कंपनी थी, ठीक है, जो ट्रिपल ए रेटेड थी, उनके मतलब सीपीस, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स, नॉट क्या कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह, चलो मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड में रेटिंग चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि अगर आपने 5 साल का बॉन्ड लिया है, कंपनी आज अच्छी है, 2-3 साल के बाद नहीं अच्छी रही, राइट, तो एक रिस्क ज्यादा रहता है, राइट, आपको समझ, आप जब होराइजन बढ़ता है तो आपका रिस्क बढ़ता है। लेकिन अगर एक क्या कहते हैं कमर्शियल पेपर टाइप की चीज जो है, राइट, उसमें जो कि 1 ईयर से लेस होता है बॉन्ड, उसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो आपको लगता है ना कंपनी को, मतलब 1 साल का भी आपको नहीं पता चल रहा है, मतलब इतनी कंपनी अगर डिफॉल्ट करने वाली और आपने उसको ट्रिपल ए रेटेड पेपर दे दिया और वो 1 साल से पहले ही डिफॉल्ट कर गए, देन इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम। ऐसा हुआ केयर और इकरा दोनों के साथ, उन दोनों ने आईएलएनएफएस को रेट किया, ठीक है, और ट्रिपल ए दिया, और वो डिफॉल्ट कर गया, मतलब उसने प्रिंसिपल भी वापस नहीं दिया। आईएलएनएफएस क्राइसिस आपको पता है, एनबीएफसी का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था वो, ठीक है, इंडिया का लेमन क्राइसिस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप डीएचएफएल में भी केयर वाज इन्वॉल्व, उसको भी शायद आई डोंट नो कि ट्रिपल ए था या डबल ए था, बट उनको भी बहुत अच्छी रेटिंग दी हुई थी, उन्होंने भी डिफॉल्ट किया। इकरा भी इन्वॉल्व था इन आईएलएनएफएस, डीएचएफएल आई एम नॉट वेरी श्योर कि दे आर इन्वॉल्व, राइट। तो इस वजह से इनके थोड़ा रेपुटेशन काफी रिस्क आया, काफी आपने देखा कि वो इनका गिरना शुरू हुआ, ये 2018 में हुआ शायद, 2017-18 में, और फिर वो उसके बाद इम्पैक्ट हुआ ऑफ कोर्स इनके वॉल्यूम पे, ठीक है। तो अगर अगर हम ओवरऑल कंपनी की समरी के बारे में बात करें, राइट, तो क्रिसिल तो बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी है ऑब्वियसली, राइट, वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन प्रमोटर्स, ठीक है, एसएनपी के साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका, रिसर्च और जो एडवाइजरी बिजनेस है ऑब्वियसली एसएनपी के प्रोसेसेस, ठीक है, एसएनपी ऑल्सो डज दैट अ लॉट अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। लोवेस्ट डिफॉल्ट रेट जो कि मैंने स्लाइड दिखाई तो विच लुक्स वेरी गुड आई थिंक, राइट, लीस्ट इम्पैक्ट ड्यूरिंग रिसेंट एनपीए क्राइसिस, इनके ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट हुआ एनपीए क्राइसिस का, इनके रेटिंग्स गड़बड़ ज्यादा नहीं थी।
इकरा जो है वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस, इनका भी डाइवर्सिफिकेशन ठीक ठाक है, सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन प्रमोटर। मूडीज जो नंबर 2 है वो भी एक अच्छा सपोर्ट है इनको, ऑब्वियसली उसको, बिकॉज ऑफ दैट दे आल्सो हैव ए गुड रिसर्च प्रैक्टिस। केयर जो है ना वो प्योर, अभी एक प्योर रेटिंग प्लेयर है, और इनका एडवांटेज जो मुझे दिख रहा है, राइट, वो है कि ये इंडियन प्लेयर है बिजनेस में, ये दोनों जो हैं वो। और एक और इंडिया रेटिंग करके एक फोर्थ कंपनी और है जो लिस्टेड नहीं है, जो कि फिच, जो कि वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट कंपनी है, वो इंडिया रेटिंग करके उनका एक सब्सिडरी है यहाँ पे, वो भी रेटिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट सो बिग एज दीज थ्री, वो भी फॉरेन प्लेयर है। तो अगर 4 बिग कंपनीज में से केयर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक इंडियन प्लेयर है इन दिस बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस ऑल दीज आत्मनिर्भर भारत एंड एवरीथिंग, ठीक है, फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो वो एडवांटेज थोड़ा इनको मिलेगा बीइंग ए इंडियन प्लेयर, इवन दो दे हैव डन सम बैड डिसीजंस, कुछ गड़बड़ हुई है इनके साथ लास्ट 2-3 साल में, और उसके बारे में हम काफी बातें करेंगे, राइट, इस पूरे वीडियो में, एनालिसिस में, राइट। बट ये एडवांटेज इनको मुझे लगता है मिलेगा कि दे आर स्टिल अ इंडियन प्लेयर। दो केयर क्रिसिल का 8% रेटिंग, 8% स्टेक है इसमें, बट स्टिल दे आर अ मेजरली इंडियन प्लेयर, विद LIC का स्टेक है और बाकी पब्लिक का स्टेक है, बिकॉज प्रमोटर्स नहीं है। तो वो थोड़ा एडवांटेज इनको मुझे लगता है कि मिलेगा। नेगेटिव देखें तो रिसर्च में दे आर प्रेटी बिग, देयर मेजर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देम, और वहां पर कंपटीशन बहुत है, राइट, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स से है, तो वो कितना स्केलेबल है, और वो ग्लोबल प्लेयर्स से है वो भी, मतलब तो काफी बड़ा बिजनेस वो एक है। बट इनको एडवांटेज ऑब्वियसली डेटा का है, इनका पेडिग्री का है, बिकॉज ऑफ रेटिंग बिजनेस, तो वो इनको एडवांटेज मुझे लगता है मिलता ही रहेगा। बिग कंपटीशन इन रिसर्च बिजनेस, ठीक है, इकरा भी वही कंपटीशन वहां है, और IL&FS क्राइसिस में काफी बैड प्रेस और पेनल्टी भी हुआ इनको, ठीक है, सेबी से पेनल्टी भी मिला, ठीक है, सेम विद केयर, बैड प्रेस IL&FS में और DHFL क्राइसिस में, उसकी वजह से लॉस ऑफ बिजनेस हुआ इनको, राइट। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से कंपनी के हिसाब से जो अच्छी कंपनी है, एक हाई क्वालिटी कंपनी, तो क्रिसिल इज अ हाई क्वालिटी कंपनी। इकरा और केयर दोनों में बहुत बैड प्रेस हुआ है लास्ट 2-3 साल में, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी है दोनों के अगेंस्ट। अभी तक तो लोग नहीं भूले हैं। दो बिजनेस क्या है ना, ये बहुत ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। अभी इंडस्ट्री में हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे उस बारे में, ठीक है, कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस कैसे है, कि आप समझिए कि ये एक रेगुलेशन है कि आपको रेटिंग लेनी है, 3-4 ये कंपनीज हैं, आपको जाके उनसे लेनी है। तो अभी सब तो क्रिसिल के पास नहीं जा सकते, ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट वगैरह भी, क्रिसिल बीइंग एन बिगर नेम, और सब शायद कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा होंगी उनकी, राइट। तो सम पीपल हैव टू गो टू सम अदर कंपनीज, दे और एक कंपनी को 2 जगह से रेटिंग लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिसिल से ही ले ली मैंने रेटिंग। तो ये भी एक रेगुलेशन है RBI का, कि भाई ऐसा नहीं हो कि तुमने एक बंदे को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लिया और वहां से रेटिंग अच्छी ले ली एज ए कॉर्पोरेट, तो तुम 2 से लो, राइट। तो बिजनेस तो इनके पास आता ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर इस तरह से है, और ये ना वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर है, आई एम टेलिंग यू। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में कुछ इशू, आपको पता है 2008 सब प्राइम क्राइसिस जो हुआ था, राइट, वो बहुत बड़ा रीजन था रेटिंग एजेंसीज की वजह से हुआ था। आपको पता आया जो लेहमन क्राइसिस, लेहमन जब बैंकरप्ट हुआ, उसको भी AAA रेटेड पेपर थे उनके, सब कुछ जो भी वो इशू करते थे, जो भी वो सब प्राइम जो पेपर्स थे उनके, जो भी उनके कोलैटरल, वो अलग अलग टाइप के उन्होंने जो पेपर्स इशू किए थे, वो सब उन्होंने रेटिंग एजेंसी से AAA रेट करवा रखे थे, और उसके हिसाब से लोगों ने बाय किए थे, राइट। और जब पता चला कि सब कुछ भी नहीं है इसके पीछे, वो डिफॉल्ट रिस्क इतना ज्यादा है, राइट, तो वो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, और ये सब कंपनीज S&P, फिच एंड मूडीज, यही कंपनीज थी वहां पे जो इंडिया में है आप, राइट। और उनकी वजह से इतना बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वो बहुत बड़ा रीजन थे उसके, ठीक है। उन्होंने भी ऐसा ही हुआ, एक दिन में AAA से रेट करके वो BBB और जंक कर दिया था लेहमन का, ठीक है। तो आप समझो कि, और कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, कुछ थोड़ा बहुत इनको वो मिला कि रियलिटी मिली थोड़ी बहुत, और अभी भी दे आर डूइंग वेरी वेल, अभी भी दीज कंपनीज आर ग्लोबली द लीडर्स, कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, राइट। तो एक अगर हम वहां से एक एनालॉजी लें, राइट, तो जो मैंने बात किया इकरा और केयर का, जो थोड़ा बैड प्रेस वगैरह मिला, मुझे लगता है कि ये 2-3 साल के बाद थिंग्स विल, मतलब मेरे को लगता है कि ये थिंग्स विल श्रग ऑफ, मतलब कि ज्यादा शायद इनके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एंट्री लेवल्स इतने ज्यादा हैं, देयर इज नो वन, ऐसा नहीं है कोई भी आके मैं रेटिंग एजेंसी बना लेता हूँ सर और स्टार्ट कर देता हूँ, इट डजंट वर्क लाइक दैट, राइट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट दैट रेपुटेशन और प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग, और फिर वो रेगुलेशंस वगैरह के हिसाब से, तो वो सारी चीजें हैं। तो
हम बात करेंगे इसके बारे में इंडस्ट्री में, पहले ही वो सारी चीजें बता दी मैंने आपको लग रहा है। ठीक है, तो मार्केट शेयर, हाँ मार्केट शेयर कैसा है, तो अभी ट्रिपल ए में कैसा है, डबल ए में कैसा है, तो मैं जो बात कर रहे थे हम, तो ये है क्रिसिल, थोड़ा सा गंदा सा वो है ये ग्राफ। तो अगर आप ट्रिपल ए में देखेंगे तो क्रिसिल का मेजरली मार्केट, सबसे ज्यादा ट्रिपल ए कंपनीज है और क्रिसिल से जो रेटिंग्स लेती ही है, राइट, उनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। फिर केयर का कम है और इकरा का नंबर 2 है, राइट, मतलब FY20 में। ठीक है, तो केयर का कम हो गया है यहाँ पे, पहले ज्यादा था, अब यहाँ कम हुआ ट्रिपल ए। डबल ए में क्या हुआ, डबल ए में भी इनका कम हुआ। ठीक है, क्रिसिल का बहुत बढ़ गया। ठीक है, ट्रिपल ए में क्या हुआ, फिर से क्रिसिल का बढ़ गया, इनका कम हुआ, इसका भी कम हुआ ए में। तो ट्रिपल बी में क्या हुआ, क्रिस्टल का कम हुआ, इसका कम बढ़ गया। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है कि जो बेकार कंपनीज है जिनका रेटिंग अच्छी मिलती ही नहीं है, वो जाते हैं केयर के पास और इकरा के पास और बोलते हैं कि यार मुझे रेटिंग कर दो, थोड़ी ठीक ठाक रेटिंग कर दो, कुछ तो कर दो, और वो कर देते हैं ऐसा। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट नंबर्स देख के ऐसा लगता है। और ओवरऑल मार्केट शेयर जो है, ऑफ कोर्स क्रिसिल का मार्केट शेयर काफी इंप्रूव हुआ है इन रेटिंग, right, they have decreased, so they have actually become number of debt issuance से they have actually become number 3, राइट। ये इस पे बहुत डिबेट है एक्चुअली, ये नंबर्स है ना, ये जो नंबर, ये ग्राफ है, ये मैंने 3-4 अलग अलग जगह पे देखा है, ये मैं सेम नहीं, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से किया। किसी ने बोला है कि नहीं अभी भी केयर नंबर 2 पे है इन नंबर ऑफ डेट इशुएंस वॉल्यूम के हिसाब से, रेटिंग वॉल्यूम के हिसाब से दे आर नंबर 2 एंड इकरा इज नंबर 3। इस ग्राफ के हिसाब से एक्चुअली दे हैव बिकम नंबर 3, इकरा जो है वो बढ़ गया है रेटिंग वॉल्यूम की वजह से। बट मैं जैसा मतलब कहा, डिफरेंस शायद बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे, राइट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एसएमई जो है ना, एसएमई इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मिड जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें ये जो स्कोप है ऑफ दीज रेटिंग एजेंसीज, ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है, ये ग्रोथ एरिया है बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसीज के लिए, राइट। इसमें जो है क्रिसिल इज द मेन लीडर, 42% उनका इसमें स्टेक मतलब शेयर है, विच इज वेरी बिग। केयर 21% है, इकरा इसमें बहुत छोटा प्लेयर है, राइट। केयर का अच्छा खासा स्टेक है, तो ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है केयर का मेरे हिसाब से, कि दे हैव ए गुड प्रेजेंस इन एसएमई सेगमेंट, और ये बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो बाकी जो कंपनी बता रहा था इंडिया रेटिंग, ये है फिच की कंपनी इंडिया में, और फिर ब्रिक वर्क, एक्यूराइट, तो काफी सारी रेटिंग एजेंसीज हैं, राइट। तो ये सिमिलर बिजनेस, जैसे हमने इंडिसेस का एक मैंने वीडियो बनाया था, एमसीएक्स का भी बनाया था, आईएक्स का भी बनाया था, उसमें भी मैंने ये बात की थी कि वॉल्यूम एक बार आपके पास आ गया, आपके पास लोग आ गए, आपकी एक रेपुटेशन बन गई, राइट, तो वो दूसरों के पास कोई दूसरा नया प्लेयर आता है, वो जाना बहुत जरूर मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वहां पर भी वो जैसे एमसीएक्स और आईएक्स जो है मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस हैं। सिमिलरली एनएससी बीएससी, कोई और इंडेक्स आ पाता है क्या? इज इट इजी? नो, इट्स नॉट इजी, राइट। तो ये ना इनके एंट्री बैरियर्स इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। तो सिमिलरली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये ना अब एक तरह से एक पहुंच गया ना, एक मार्केट शेयर वगैरह वहां पर है, तो उसको मतलब रेपुटेशन डेफिनेटली इज ए मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसकी वजह से अब आपने देखा मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज भी हो रहा है केयर का, राइट। बट ओवरऑल इनका जो प्रोसेसेस हैं और इनका जो ओवरऑल मार्केट में नाम है और मतलब इनके रिलेशनशिप्स हैं, राइट, तो उसकी वजह से रिस्क जो है इनका, मतलब बिजनेस लूज करने का या फिर नेगेटिव होने का ज्यादा रहता नहीं है, और एक काफी बड़ी, मतलब जैसे मैंने बोला, एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में। जो हम एनबीएफसी क्राइसिस, आईएलएनएफएस क्राइसिस की जो बारे में बात कर रहा था मैं, राइट, उन्होंने 1000 करोड़ का रीपेमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टार्टेड डाउनग्रेडेड, तो 1000 करोड़ का रीपेमेंट उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया 2018 में। केयर एंड इकरा had given ICRA's paper AAA rated prior to and downgraded to D overnight. This is the biggest, एक दिन में AAA से D। तो आप समझो ना कि अब तो ट्रस्ट तो इम्पैक्ट होगा ही ना इन दोनों कंपनीज का। क्रिसिल ने नहीं किया था, दिस sparked a chain reaction and slowly the entire NBFC crisis came into surface। तो उसकी वजह से पूरा समझ आया कि यार ये तो पूरा क्राइसिस, मतलब आप ये कर क्या रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा एक, मतलब इसके ऊपर हमारे काफी परिमल ने वीडियोस बनाए हुए हैं एनबीएफसी क्राइसिस में, बट एक सिंपल एक छोटा सा वो बता देता हूँ कि कर क्या रहे थे, कि लॉन्ग टर्म डेट देते थे। तो आईएलएनएफएस क्या करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता था दूसरी कंपनीज को। तो अगर मान लो मैं एक कंपनी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोज क्या कहते हैं, एक कोई भी रियल एस्टेट कंपनी हो, सपोज नेस्को हो, मैंने अब इनसे आईएलएनएफएस से लोन लिया 10 इयर्स का, ठीक है, तो 10 इयर्स का लोन लिया। अब आईएलएनएफएस उसको कहां से लाएगा वो पैसा? आईएलएनएफएस क्या करता था, उसके छोटे छोटे ना लंबा वो नहीं लेता था, वो भी बॉन्ड ऐसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड, अगर 10 इयर्स का लोन दिया तो 10 इयर्स का आप पैसा उठाओ ना मार्केट से,
वैसा नहीं करता था वो क्या करता था, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, राइट। तो कमर्शियल पेपर्स लॉन्च करता था, 6 मंथ 8 मंथ के बॉन्ड लेता रहता था और फिर उसको घुमाता रहता था कि 1 साल फिर लिया, फिर दूसरे को दिया, फिर ऐसा वो घुमाता रहता था उस पैसे को, ठीक है ना। तो उसकी वजह से देयर वाज अ मिसमैच ओवरऑल इन द सिस्टम। तो जब क्या कहते हैं पैसे देने की बात आई तो उनके पास पैसे थे नहीं। तो क्या होता था कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे तो सारे प्रोजेक्ट्स में पैसे फंसे हुए थे, काफी सारे रियल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी हालत काफी खराब हो गई थी बीच में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने पैसे दिए नहीं उनको, जब उनको पैसे दिए नहीं तो उनको अब कमर्शियल पेपर के पैसे देने जो उनका नंबर आ रहा है, तो उनको वो पैसे दे नहीं पाए, राइट। तो वो डिफॉल्ट हो गया। तो इसकी वजह से पता चला कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं, इट्स नॉट जस्ट दे आर नॉट द वंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो उसमें रेटिंग एजेंसीज जो है ना, उन्होंने अच्छे से रोल प्ले नहीं किया, ठीक है। 12 other NBFC including L&T Financial, DHFL India were also witnessed a sharp fall in market cap. The SEBI ordered the found the rating agencies guilty of laying excessive reliance on assertion. तो IL&FS मैनेजमेंट जो बोल रहा था ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे वो, और नॉट अप्लाइंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल असेसमेंट, अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल असेसमेंट नहीं किया। had not altered rating despite deteriorating financial conditions of the group such as stress in balance sheet, lack of cash flow, inability to monetize assets। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, राइट। आपको हमेशा एक फिशी तो लगेगा ही ना, क्या पैसे तो नहीं दिए तो तुमने इन सब चीजों के एक्स्ट्रा, मतलब ठीक है ना। तो ये और इसकी वजह से दोनों के कंपनीज के MD CEO को रिजाइन करना पड़ा, टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो काफी सारी चीजें हुई, ठीक है। तो काफी नेगेटिव प्रेस मिली इन दोनों कंपनीज को। तो अब इस NBFC ग्रोथ, ये NBFC क्राइसिस और NPAs वगैरह सब चीज़ों की वजह से, और अब मतलब कोरोना कोविड वगैरह की वजह से भी क्या हुआ कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ भी काफ़ी डिक्लाइन हुआ, 33-year-old लो पे आ गया, 6.1% था सिर्फ बैंक क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। ठीक है। वीक ग्रोथ इन सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, तो काफ़ी आपको पता है GDP वगैरह भी हमारी लास्ट 2-3 साल में काफ़ी मतलब हालत टाइट रही बिकॉज ऑफ NPA इशू एंड NBFC क्राइसिस, राइट। वो मेजर इशूज थे, ठीक है। तो ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी नहीं खास हुई, क्रेडिट टू सर्विसेज वाज लोअर, तो ये सारी चीजें जो है बैंक क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई। तो अगर हम बैंक क्रेडिट ग्रोथ देखें लास्ट 10 साल का, ठीक है, तो वो गिर गिर के यहाँ पर आप दिसंबर 2020 में 5-6% का ही है, राइट। बट एवरेज जो है पहले अगर हम देखें तो एक 12-15% का एवरेज बैंक क्रेडिट ग्रोथ का रहा है। ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस भी काफी कम हो गए, राइट। तो उसके वजह से भी ये सारा इम्पैक्ट हुआ। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ रहे थे ना वो AAA रेटेड आ रहे थे मेजरली। तो मतलब जो छोटी कंपनीज है उनको डर, मतलब रेटिंग एजेंसीज बिकम वेरी, अभी क्या है ना, कोई लोन ही देने को रेडी नहीं है ना, रेटिंग एजेंसीज को भी डर लग रहा है कि यार मैं क्या पता नहीं क्या क्या उनको दूं और क्या क्या हिसाब है। अब अगर मैं इनको दे देता हूँ कुछ रेटिंग अच्छी और फिर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो वो भी बहुत, इस सब क्राइसिस के बाद बहुत फूक फूक के कदम रखा, राइट। उसके बाद काफी सारी कंपनीज जो उनको मतलब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, अभी मैं मान लो अब इतना सब हो गया, राइट। वो जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, राइट। तो वैसा हो गया है कि सारी कंपनीज जो हैं, जो भी कंपनीज उनको लोन देती हैं, बैंक लोन देते हैं, या फिर हम जैसे इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स वगैरह जो लोन मतलब उनको उनके पेपर्स बाय करते हैं, तो उनको भी लगा कि यार ये तो बहुत रिस्की है, राइट। फिर वो फ्रैंकलिन का भी इशू हुआ, राइट। तो ये सब बहुत रिस्की है, तो हम लोग AAA अच्छी कंपनीज के ही पेपर्स लेते हैं, तो उन्हीं के पेपर ज्यादा हुए फ्लोट, राइट। छोटी कंपनीज जो लेना चाहती थी उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया मार्केट आफ्टर दैट, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं, बहुत सारे NBFCs यही करते थे ना, मैंने आपको बताया, जैसे 1-1 साल के पेपर ले लेते थे और 10-10 साल के लोन देते थे, उस हिसाब से पैसे घुमाते रहते थे। तो अब 1 साल का लोन, अब उनको पैसे वापस देना है, वहां से तो पैसा मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह में बहुत सारा मिसमैच की वजह से कमर्शियल पेपर का भी फ्रेश इशुएंस जो है वो काफी कम हो गया, 15% लो हो गया, राइट। तो काफी सारी चीजें जो है ना ये हुई इन 2018-19, और इसका इम्पैक्ट इन कंपनीज पे बहुत ज्यादा हुआ। अब पॉजिटिव बात करते हैं, कुछ क्या क्या अच्छा चीजें चल रहा है। कुछ कुछ अच्छा चीजें ये चल रहा है कि REITs इन्विट्स जो है, ये काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, ये काफी सारे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी हेविली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, आपने बजट भी देखा होगा, तो उस पर काफी फोकस हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से देयर इज ये लॉट ऑफ REITs एंड इन्विट्स का जो रेटिंग्स वगैरह हैं, इनके ऊपर रिसर्च है, इनके ऊपर चीजें हैं, इनके ऊपर काफी लग रहा है लोगों को नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ये काफी बड़ी मार्केट हो सकती है, राइट, इन इंडिया। और ये रेटिंग एजेंसीज विल प्ले अ बिग रोल है, राइट।
अगर हम FY18 से देखें तो 42% का ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली तो यहाँ पर ये काफी एक हाई ग्रोथ मार्केट है रेटिंग एजेंट्स के लिए, एक एसएमई बिजनेस और एक REITs और इनबिट बिजनेस। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है अभी ऐसा लग रहा है कि भाई वी आर एट द बॉटम, मतलब हम एक खराब टाइम देख चुके हैं, कोविड भी हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस भी हुआ, एनपीए क्राइसिस भी हुआ। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी चलती रही, तो उसकी वजह से हमने एक खराब टाइम देखा जीडीपी ग्रोथ रेट का, राइट, अगर हम यहाँ से देखें तो, राइट। और अब everyone is expecting कि the worst is past behind us and things should start improving from now। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगर चीजें आगे अच्छी हैं तो मे बी वी आर एट द बॉटम। अगर हम ओवरऑल ठीक है तो मार्केट आउटलुक देखें, राइट, तो क्रिसिल एक्सपेक्ट कर रही है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है ना वो डबल हो जाएगी 5 इयर्स में, एनबीएफसीज वापस मार्केट में आ जाएंगे, इंफ्रा सेगमेंट में जो है मेजरली काफी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, राइट, तो काफी बड़ा ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद एफपीआई लिमिट भी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, 9% से 15% कर दी है, राइट। और अगर हम ओवरऑल पेनिट्रेशन देखें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, मतलब विद अदर इकोनॉमीज, यूएस से देखें या जापान या साउथ कोरिया से देखें, सिंगापुर से देखें, राइट, तो हम 17% ऑफ अवर जीडीपी का है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है इशू होते हैं, डेट जो है वो करंटली आउटस्टैंडिंग है। ये 2015 के नंबर्स हैं, प्लीज थोड़े पुराने नंबर्स हैं, बट मुझे नए नंबर्स मिले नहीं, आई ट्राइड अ लॉट, राइट, तो बट मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा शायद चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ऐसा कुछ इंप्रूव हुआ है, मतलब मेरे ख्याल से कम ही हो गया होगा, राइट, जिस तरह से अभी चल रहा है। 40% G-Secs है, तो हो सकता है 40 मतलब अभी 44-45 हो, ये 12 मतलब 14-15 हो, तो मुद्दा जो लगता है। तो बॉन्ड्स टू G-Sec मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू G-Sec रेशियो इंडिया का 0.4 है, यूएस का 1.5 है। यूएस में कॉर्पोरेट बॉन्ड ज्यादा इशू होते हैं और एक्चुअली दे आर मोर देन जीडीपी आउटस्टैंडिंग डेट, और G-Secs कम होते हैं। इंडिया में G-Secs काफी ज्यादा होते हैं, बॉन्ड कम होते हैं। साउथ कोरिया में भी बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बिकॉज बीइंग अ प्रॉपर कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया जो है, अगर हम साउथ कोरिया और चाइना एक राइट एग्जाम, सॉरी साउथ कोरिया और यूएस एक राइट कंपैरिजन लगता है मुझे। अगर हम सिंगापुर के साथ भी देखें तो वी दे आर मच बिगर, राइट, दैट मच बेटर फ्रॉम द कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव। ठीक है, 0.4 से 0.7 मतलब ये भी नंबर अगर हम पहुंचते हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड। मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होनी ही है। लोग पैसा उठाएंगे तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो इंडस्ट्रीज बनेंगी, तभी तो ग्रोथ होगी, राइट। तो ये एक फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ का। और काफी सारा एनालिसिस एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है ना उससे ऑलमोस्ट 25 से 30% ज्यादा ग्रो होना चाहिए क्रेडिट ग्रोथ, तभी वो जीडीपी, अगर 10% जीडीपी ग्रोथ है तो 13-14% का ग्रोथ होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर द क्रेडिट ग्रोथ टू हैपन, कि जीडीपी ग्रोथ उस तरह से हो। तो क्रेडिट अगर आप लोगे, कंपनीज क्रेडिट लेंगी तो ही वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो वो कंपनी ग्रो करेंगी, नई नई चीजें ट्राई करेंगी। तो ये सब सिंपल चीजें, इसी तरह से ये कंपनीज चलती है, राइट। तो नेक्स्ट 4-5 years लुक्स गुड एक्चुअली। मतलब जो अगर हम सारे फैक्टर्स जो देखते हैं और जो भी चीजें जो इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट और सब चीजें चल रही है, राइट, तो हर फैक्टर से ऐसा लगता है कि हम क्रेडिट ग्रोथ के हिसाब से 13-15% शायद क्रेडिट ग्रोथ नेक्स्ट 5 ईयर में रह सकता है। और वही क्रिसिल ने भी उस टाइप का ही एक एक्सपेक्टेशन रखा है, राइट, कि 14% का एक्सपेक्टेशन उनका भी है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर कॉर्पोरेट डेट मार्केट का ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये एक अच्छा आउटलुक है, पॉजिटिव आउटलुक है मुझे लगता है ओवरऑल ये मार्केट में। तो अगर हम ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो ऑब्वियसली कि अब एनबीएफसी क्राइसिस के बाद जो है ना ये चीजें और इंपॉर्टेंस एक्चुअली बढ़ गई है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रेटिंग प्रैक्टिसेस की, रेगुलेटरी चीजें भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, राइट। तो फोकस जो है ना इन सब चीजों पे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो रेटिंग्स की जरूरत और बढ़ेगी। अभी क्या है ना, काफी बार अनरेटेड हो जा, अनरेटेड का भी चक्कर है कि आपने जैसे 5 साल का बॉन्ड है, अब मैंने आज रेट कर दिया, कंपनी ने सपोज क्रिसिल ने आज रेट कर दिया उसको, तो अब 1 साल के बाद फिर से भाई रेटिंग तो आपको रिव्यू करानी पड़ेगी ना। अब ये थोड़ी ना कि आज जो आपकी सिचुएशन है मैंने रेट तो कर दिया, लेकिन 5 साल तक रेटिंग वैलिड नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड होती है। वो बताते हैं कि भाई इस टाइम के लिए वैलिड है, फिर हम रिव्यू करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन फिर लेंगे। कई बार क्या है ना, कंपनीज रिव्यू देती ही नहीं है वो इन्फॉर्मेशन। अब मैंने उसको रेट कर दिया मान लो AA, उसके बाद 6-8 महीने के बाद मैंने बोला कि भाई इन्फॉर्मेशन दो मुझे, मैं फिर से आपका रेट करूंगा या रिव्यू करूंगा आपकी रेटिंग को। तो क्रिसिल ने बोला तो उन्होंने दिया ही नहीं आपको इन्फॉर्मेशन,
तो फिर क्या होगा, तो उसमें भी स्ट्रिक्टनेस हो गई। पहले क्या था, रेटिंग चलती रहती थी पुरानी, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं उसको अनरेटेड कर दो, तो वो रेगुलेटरी में अपने आप भागेगा इधर उधर। तो इस सब की थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव हो रही हैं, राइट। क्रेडिट ग्रोथ, जो क्रेडिट मार्केट मतलब डेट मार्केट है, उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। बॉन्ड ईटीएफ्स लॉन्च हो रहे हैं जो इंक्रीजिंग मार्केट डेप्थ, मतलब हमारे जैसे पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट, बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो ये एक काफी, और उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ट्रेडिंग होगी ज्यादा बॉन्ड्स में। अभी क्या है ना, बॉन्ड्स इशू हो जाते हैं मोस्टली मैच्योरिटी तक रखते हैं लोग, तो ट्रेडिंग बहुत लो है, तो मार्केट जो है प्राइस डिस्कवरी सही से हो नहीं पाता है, बॉन्ड यील्ड वगैरह सही से आ नहीं पाती है। तो ये सब ईटीएस वगैरह वो सब चीजें करने के लिए गवर्नमेंट ने उस पर फोकस किया है। फिर बैंकिंग में डीएफआई, बैड बैंक सिस्टम जो ये सब कर रहे हैं, राइट, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी, मोर ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए, और जो भी एनपीएस वगैरह का इशू है उसको कम करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। आरईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स वगैरह काफी बढ़ रही हैं, आपको पता है वहां पर बहुत फास्ट ग्रोथ है, तो लोगों को भी एक इजी ऑप्शन मिल रहा है टू बाय बॉन्ड्स, टू बाय इक्विटीज इन द मार्केट, राइट, विद डीमैट अकाउंट्स। तो ये सब चीजें जो है ना, उसकी वजह से लग रहा है कि ग्रोथ एक, दो चीजें हैं, एक तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, और मोर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट से भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ओवरऑल एवरीवन विल हैव अ बेनिफिट, बिकॉज प्राइस डिस्कवरी इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, राइट। तो इस तरह से ये ग्रोथ इंडस्ट्री का एक काफी पॉजिटिव लगता है 4-5 ईयर्स तक। रिस्क तो ऑफ कोर्स है ही, राइट। रेट हाइक्स आरबीआई वगैरह के जो है, अगर मान लो अभी तो लोवेस्ट रेट पे हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ, अगर मान लो फिर से इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गया, क्रेडिट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लग गई, तो फिर क्रेडिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट होता ही है, राइट। तो वो एक हमेशा रिस्क रहेगा। रेगुलेटरी रिस्क, क्रेडिट एजेंसीज हैव कम अंडर रेगुलेटरी स्क्रूटनी इन अ वेक ऑफ लोन डिफॉल्ट्स, काफी सारी रेगुलेटरी स्क्रूटनी आ गई है। लाइबिलिटी सेट करने की बात हो रही है कि भाई अगर बाई चांस नहीं हुआ, पेनल्टी भी लगी है इनके ऊपर, और आगे भी शायद बड़ी पेनल्टीज लग सकती हैं अगर इस टाइप का, जैसे एलएनएफएस टाइप का इशू हुआ तो, ठीक है। इकोनॉमिक स्लो डाउन, अगर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 ईयर्स में अच्छा होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा होगा, वर्स्ट इज पास बिहाइंड अस, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी एक, कुछ और इशू आया, एनपीए अगर सब चीजें हो चुका है, कुछ और इशू आ गया तो वो सब चीजें हैं। और कंपटीशन तो ऑफकोर्स क्या क्या नॉक करता ही रहता है चीजों में। तो ये सब रिस्क तो है ही इंडस्ट्री में। तो और रेगुलेटरी रिस्क में क्या है ना, कि ये सब चीजें चलती रहेंगी। कुछ और गवर्नमेंट ने कहा कि मैं अपनी रेटिंग एजेंसी बना रहा हूँ, बना सकते हैं वो, ठीक है, कि भाई तुम ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो हम बनाएंगे अपनी रेटिंग एजेंसी। तो या फिर नॉन प्रॉफिट कर दो, ये भी एक रिस्क बात चल रही है, ऐसी डिस्कशन चल रहे हैं यूएस में कि रेटिंग एजेंसी शुड बी नॉन प्रॉफिट, उनको प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट क्रिएट करते हैं तो वो गलत काम भी कर सकते हैं, राइट। तो आप समझ रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस है ये अल्टीमेटली, ठीक है। तो यही मेरा पहला नेगेटिव पॉइंट है इनका, इस इंडस्ट्री, कि ये बिजनेस ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है, कि मैं, आप मुझे पैसे दो और मैं आपको रेट भी करूंगा। अब आप सोचो कि मैं रेटिंग कर रहा हूँ इस कंपनी की, तीनों कंपनीज की, राइट, स्टार्स दे रहे हैं हम। अभी क्रिसिल मुझे पैसा दे ये स्टार देने का, तो कितना बुरा कर पाऊंगा मैं उनके लिए, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, कि मैं इन्हीं से पैसा दे रहा हूँ और इन्हीं को रेट कर रहा हूँ, इन्हीं को रिव्यू कर रहा हूँ। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस है अल्टीमेटली। तो इसकी वजह से काफी सारी चीजें, वर्ल्ड में भी चीजें डिस्कशन चलती रहती है, बट वैसा ही चल रहा है बिजनेस। 2008 क्राइसिस का बहुत बड़ा रीजन, जैसा मैंने बोला, रेटिंग एजेंसीज था, तो तब भी चल रहा है। एनबीएफसी क्राइसिस में भी रेटिंग एजेंसी, लेकिन चल रहा है, मतलब क्योंकि देयर इज नो अदर वे। अब लेकिन हाँ, ऐसा कुछ किया कि नॉन प्रॉफिट होना चाहिए, या हम एक कौन सी कंपनी क्रिएट करेंगे जो नॉन प्रॉफिट है, ऐसा कुछ इशू हुआ तो फिर ये एक नेगेटिव हो सकता है कंपनी। अभी तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है करंटली, फिर से लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं जब हम वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो फिर वो सब चीज़ें भी इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगी, राइट। नंबर ऑफ इशुएंस भी कम हो गए हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोविड की बात कर रहे हैं हम, हाईली रेगुलेटेड सेक्टर, बहुत रेगुलेटेड है, राइट। और रिसर्च बिंग जो होता है वो काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन है, हाई स्टेक्स इन द कंपनीज रेपुटेशन, स्टॉक कंपनी का रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे तो नहीं कह सकते बट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का रेपुटेशन, कि भाई किससे रेटिंग करवाया है आपने। वो ऐसी छोटी मोटी कंपनी से रेटिंग करवाया तो शायद आप एज अ बॉन्ड इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, पता नहीं किससे करवा लिया है रेटिंग इन्होंने, राइट, पता नहीं ढंग से किया भी नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि इकरा से किया है, केयर से किया है, या क्रिसिल से किया है, तो यार ये तो कंपनी प्रोसेस ओरिएंटेड अच्छी कंपनी से, राइट। तो ये बिजनेसेस का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है।
पॉजिटिव क्या है, ऑब्वियसली बॉन्ड मार्केट जो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक तो मोनोपोली बिजनेस है, ऑलमोस्ट हाई एंट्री बैरियर्स हैं, रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई लाइबिलिटी कुछ नहीं है, they are not legally liable for their opinions and can change their ratings conveniently। जैसे वो उन्होंने कर दिया ट्रिपल ए से रेकेट ट्रिपल बी, मतलब जंग कर दिया एक दिन में, तो क्या फर्क पड़ा, थोड़ा बहुत इनको पेनल्टी हुई मेरे ख्याल से कुछ 1 करोड़ रुपीज की सिर्फ। तो बाकी मतलब रेपुटेशनल रिस्क है वो, सच उनको कोई लाइबिलिटी अभी तक तो नहीं है। With increasing data and risk, research in India would be high growth too, and these companies are well placed due to their relationships and data access and methodology। तो ये obviously research भी उनका काफी एक अच्छा कर सकता है। Mandate for corporates to get credit rating from at least 2 rating agencies, तो वॉल्यूम बढ़ गया, पहले एक से था अब 2 करना है, राइट। न्यू इंस्ट्रूमेंट सच एज REITs, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेट्स वगैरह, वो जो है उनमें ये नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च होते रहेंगे, तो इनकी भी रेटिंग करनी पड़ेगी, तो ये सब कंपनीज इसमें काम करेंगे, तो ये नया इनके लिए एक एवेन्यू खुलेगा ग्रोथ का। तो ओवरऑल काफी सारे पॉजिटिव्स हैं और काफी सारे नेगेटिव्स हैं, क्या करे, तो येलो स्टार दिया मैंने, राइट। तो मतलब काफी एक हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर सकती है, लेकिन बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आप ये समझिए। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक मतलब एक एक आपका एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं तो 14-15% ग्रो करूंगा, मतलब ये सब बात कर रहे हैं, मतलब एक अगर 10-12% का ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है, या मे बी 10 का ही मान रहे हैं, 10-12 भी मत बोलूंगा, 8 to 10% का ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है, विद ऑल दीज नेगेटिव पॉइंट्स वेइंग पॉजिटिव पॉइंट्स आल्सो देयर, तो एक अच्छी इंडस्ट्री, ग्रोथ इंडस्ट्री तो है करंटली, जैसा दिख रहा है अभी जो दिख रहा है। ठीक है, गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ज्यादा काफी हम बात कर चुके हैं गवर्नेंस वगैरह की। क्रिसिल जैसा बोला मैंने, S&P 67% स्टेक है, वो प्रमोटर है इसके, राइट। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है विद अराउंड आई थिंक 47-48% मार्केट शेयर इन रेटिंग्स, और काफी अच्छा DIIs होल्डिंग है, ठीक है, और कंसिस्टेंट है 12% का। FIIs होल्डिंग भी मतलब कंसिस्टेंट है, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है, और कुछ भी प्लेजिंग नहीं है, ठीक है। इकरा मूडीज का है, राइट। उनका मतलब एक उन्होंने मूडी ने इंडिया कंपनी बनाई हुई है, तो इसलिए उसको इंडियन प्रमोटर बोला है, बट ओवरऑल 51% के आसपास, 52% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है ओवरऑल, राइट। और बहुत अच्छा DIIs होल्डिंग है 30%, तो मतलब एक स्टेबिलिटी तो देती ही है ना कंपनी से। तो क्यों इंडिया, मतलब ये सब वाई इंस्टीट्यूशंस आर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक स्टेबिलिटी बिजनेस है, एक अर्निंग विजिबिलिटी है, आपको मोनोपोली बिजनेस है यार, ये तो आना ही है, राइट। तो मतलब एज सच रिस्क कम है कंपनी पे। अब केयर जो है कोई प्रमोटर नहीं है, तो DIIs जो हैं अभी देखो, अगर आपने बढ़ाया, उन्होंने स्टेक फिर कम किया, तो अभी कम कर गया, 20% स्टेक है DIIs का। सिमिलरली FIIs ने भी स्टेक कम किया है लास्ट 4 क्वार्टर में, तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो है, राइट। और अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का लगातार स्टेक बढ़ रहा है, तो ये ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इंडस्ट्री में। जब रिटेल इन्वेस्टर का ट्रेंड बढ़ता है, जैसे येस बैंक में बढ़ा था, वोडाफोन में बढ़ा था, वहां पर भी यही चल रहा है। बट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा इनके साथ होने वाला है जैसे येस बैंक और केयर के साथ हुआ, बट ओ सॉरी येस बैंक और वोडाफोन के साथ हुआ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स हैव बीन वेरी बैड फॉर देम इन लास्ट 2-3 years। अगर मैनेजमेंट अब सब कुछ ठीक कर पाती है, समझ पाती है चीजों को, और अभी मतलब वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसा फिर से बार बार बोल रहा हूँ, मोनोपोली एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, तो दूसरों के लिए एंटर करना और वो बिजनेस आपका लेना इज नॉट सो इजी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स क्रिसिल में L&T है, आदित्य बिरला UTI है, यहाँ पर आदित्य बिरला निप्पॉन PPFS है, यहाँ पर फ्रैंकलिन आदित्य बिरला BOI और मोतीलाल ओसवाल का मेजरली स्टेक है। क्रिसिल टॉप मैनेजमेंट प्रोफाइल जो है 5 ईयर से MD and CEO है मिस्टर आशु सुएश, राइट। मिस्टर संजय चक्रवर्ती जो है 3 साल से CFO हैं, चीफ रेटिंग ऑफिसर जो है वो नहीं आए हैं अभी, राइट। और इकरा में मैनेजमेंट ऑलमोस्ट चेंज हुआ है, MD CEO अभी रिसेंटली ही आए हैं, L&T से आए हैं, L&T का गवर्नेंस काफी अच्छा है, तो होपफुली थिंग्स शुड नाउ स्टार्ट इम्प्रूविंग। केयर भी दोनों पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अगेन ही हैज कम फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। और ये सचिन जी हैं वो क्रिसिल से आए हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मतलब बोथ हैव ए गुड लेगेसी, गुड कंपनीज, ठीक है। होपफुली थिंग्स दे शुड स्टार्ट नाउ इम्प्रूविंग दीज थिंग्स।
बोर्ड रिम्यूनरेशन भी अगर हम देखें तो क्रिसिल का सबसे ज्यादा है, एमडी एंड सीएफओ को 6 करोड़ के आसपास, राइट। इकरा अराउंड 2, दे गिव द लोएस्ट। केयर का ओवरऑल सैलरीज वगैरह भी जो हमने देखा, मतलब जो काफी सारा चीजें पढ़ी, तो दे गिव लोअर सैलरीज एज कम्पेयर टू क्रिसिल एंड इकरा। केयर की जो सैलरी वगैरह है, कॉस्ट वगैरह, वो काफी कम है। उनकी रेटिंग्स भी केयर की बहुत अच्छी नहीं है। अगर एम्प्लॉय रेटिंग्स देखी हमने, काफ़ी सारे नेगेटिव हैं। ऑफ कोर्स लास्ट 2 साल बहुत अच्छा भी नहीं रहा, उसकी वजह से भी रेपुटेशन वगैरह खराब हो जाती है, तो रेटिंग्स खराब हो ही जाती है। इन दोनों की जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की रेटिंग्स है। जैसे मैंने बोला कि पेनल्टी लगाई है, 25 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है केयर रेटिंग पे फॉर लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन क्रेडिट रेटिंग टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ आईएनएफएस। ठीक है। और इन सेबी हैज डायरेक्टेड कंपनी टू कंडक्ट फॉरेंसिक audit in the matter of anonymous complaints received for alleged interference in the rating by the MD and CEO. Former MD and CEO was sent on leave and subsequently his employment was terminated. तो ये काफी बड़ा स्टेप है गवर्नेंस वाइज, राइट। जब कोई रेगुलेटरी एजेंसी आके आपका सीईओ और एमडी को हटाने की बात करते हैं, तो ये काफी बड़ा स्टेप हो जाता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स गवर्नेंस में तो क्लियरली मेरे ख्याल से क्रिसिल हैज एज सच नो इश्यूज, स्टेबल मैनेजमेंट है, ठीक है, सब चीजें ठीक चल रही हैं। यहाँ पे गवर्नेंस का गड़बड़ है, ठीक है, नया मैनेजमेंट है, राइट। और जैसा मैंने बोला कि इनके भी इश्यूज हैं, इनको भी पेनल्टी वगैरह लगी है। केयर में तो काफी ज्यादा इश्यूज अभी तक लास्ट 2 साल में रहे हैं। मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो मतलब दे हैव सीन द वर्स्ट, इट मे बी अगर मतलब इफ दे हैव लर्नड द लेसन, दे हैव सीन द वर्स्ट। बट ओवरऑल यस, क्रिसिल लुक्स द मोस्ट स्टेबल टिल नाउ। अगर हम पार्ट 1 के बारे में बात करें तो फिनेंशियल्स और वैल्यूएशंस में भी देखेंगे पार्ट 2 में अपने। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द बिजनेस वेल, यू अंडरस्टूड व्हाट दीज कंपनीज डू, वेयर दीज कंपनीज स्टैंड। ठीक है, कहाँ पे है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, राइट। तो आपको एक अच्छा, काफी एक अच्छा व्यू मिल गया होगा अगर इंडस्ट्री के हिसाब से भी और कंपनीज के हिसाब से भी, कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो किस टाइप के आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं या नहीं है, तो किस टाइप का है, सारी चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा एक व्यू अच्छा मिल गया होगा। तो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। कोई क्वेश्चन है पार्ट 1 पे तो प्लीज कमेंट सेक्शन नीचे है, कमेंट सेक्शन पे जरूर रिप्लाई कीजिए। ठीक है। आई विल ट्राई टू आंसर पर्सनली ऑन दोस क्वेश्चंस। और कोई और सजेशन है, कुछ और तरीका आपको लगता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आई हैव मिस्ड, ठीक है, तो वो भी जरूर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका क्या व्यू है, आपका कुछ अलग व्यू है, आप कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं इस बिजनेस को, आप अगर इन्वेस्टेड हैं या नहीं इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो क्या क्या थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीजें, मतलब आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद यू ऑन दैट। ठीक है। तो हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद। पार्ट 2 के साथ जल्दी ही आने वाला। जय हिंद।